आई एम योर ट्यूटर मेघा गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली हम पढ़ेंगे एंजाइम्स के बारे में, और एक और टॉपिक इसके अंदर आता है एंजाइम इमोबिलाइजेशन, जो कि फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी का यूनिट फर्स्ट का पार्ट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंजाइम्स होते क्या हैं? वो बायोकैटलिस्ट होते हैं। बेसिकली क्या होते हैं? बायोकैटलिस्ट। ठीक है, अब बायोकैटलिस्ट क्या होता है? बेसिकली एंजाइम आर बेसिकली द बायोकैटलिस्ट, ठीक है, जो कैपेबल होते हैं मीडिएटिंग मैनी बायोलॉजिकल रिएक्शन एंड कन्वर्जन ऑफ एलिमेंट इनटू अदर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स। यानी कि कोई भी चीज़ है, फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, उसके साथ जाके सेकेंड एलिमेंट अटैच होगा तो वो क्या फॉर्म करेगा? प्रोडक्ट को फॉर्म करेगा। ठीक है, तो बायो कैटलिस्ट का रोल क्या हुआ? यानी कि कोई कैटलिस्ट ऐसा यूज़ हो रहा है तो वो किस में चेंज कर रहा है? प्रोडक्ट की फॉर्म में चेंज कर रहा है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आप ले सकते हो, कोई भी एंजाइम है तो एंजाइम के स्पेसिफिक क्या होता है? सबस्ट्रेट होता है। ठीक है, तो ये मिलके दोनों क्या बनाते हैं? आपका प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं, तो वो क्या आता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? बायोकैटलिस्ट। एंजाइम को इसलिए क्या बोला गया? एज अ बायोकैटलिस्ट, क्योंकि वो एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन की फॉर्म में फॉर्म करते हैं एज अ फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखो तो एंजाइम दो तरीके से होते हैं, नॉन प्रोटीन और प्रोटीन। प्रोटीन वालों को एपो एंजाइम्स भी बोलते हैं। नॉन प्रोटीन में दो में सब टाइप्स है, को एंजाइम यानी कि विटामिन्स, को फैक्टर्स यानी कि मिनरल्स। ठीक है, अब यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, देखो सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं पर सारे प्रोटीन्स एंजाइम्स नहीं होते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एंजाइम्स क्या होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन विद 3D स्ट्रक्चर। कोई भी एंजाइम्स है उसके ऊपर ग्लोबुलर प्रोटीन की लेयर होती है। ठीक है, और वो कैसे होता है? 3D इन स्ट्रक्चर होता है। और एंजाइम्स का जो साइज है वो 62 अमीनो एसिड रेसिड्यूज टू ओवर 2500 इन एनिमल फैटी एसिड सिंथेटिक। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 12 kd से 1000 kd किलो डाल्टन तक का होता है। एंजाइम हैव अ लॉक इन की हाइपोथेसिस। अब लॉक इन की कैसे है? बेसिकली जैसे ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, पहले भी बताया हुआ है मैंने कि कोई भी एंजाइम है उससे कोरिलेट उसका सबस्ट्रेट होगा ही होगा। ठीक है, ठीक है, एलाइजा की टेक्निक में आप लोगों ने पढ़ा है ये चीज़ें कि कोई भी एंजाइम है उसका स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है तो वो क्या करेगा? प्रोडक्ट बना देगा, प्रोडक्ट बन। ठीक है, तो ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है इसका स्पेसिफिक। ये क्या हुआ? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, और कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या हुआ? प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगी। प्रोडक्ट जैसी फॉर्म हो जाएगा, प्रोडक्ट बाहर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एंजाइम्स वर्क करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें एंजाइम्स के स्ट्रक्चर्स की, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो जैसे कि प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर होते हैं उसी तरीके से एंजाइम का स्ट्रक्चर है। प्राइमरी यानी कि एक सिंगल अमीनो एसिड्स की चेन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स आ जाएगा जहाँ पे अल्फा हेलिक्स की शीट और बीटा शीट्स फॉर्म्ड हो जाएंगी। और टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा? टर्न्स एंड कॉइल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये टर्न्स एंड कॉइल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये होता है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। अब हम बात कर देंगे इमोबिलाइजेशन की, क्योंकि बहुत देर से बात हो रही है कि इमोबिलाइजेशन क्या होता है। इम का मतलब होता है नो, ठीक है, और मोबिलाइजेशन का मतलब होता है मूवमेंट। यानी कि यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि अब आपको एंजाइम्स तो समझ में आ ही गया कि एंजाइम्स क्या होते हैं। तो एंजाइम्स में हो क्या रहा है कि इस एंजाइम्स को फिक्स्ड कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, जिससे कि एंजाइम्स का कोई भी मूवमेंट ना हो, उसे बोला जाता है इमोबिलाइजेशन। और उसके लिए आप कोई भी कैरियर का यूज़ करते हैं। किसका? कैरियर का, यानी कि कोई भी ऐसे सॉल्यूशन का या ऐसे सबस्ट्रेट का आप यूज़ करते हैं जिससे कि एंजाइम अपनी पोजीशन से चेंज ना हो पाए, वहाँ पे जाके फिक्स्ड रहे, उसका कोई भी मूवमेंट ना हो पाए। ठीक है, इमोबिलाइजेशन डिफाइन एज रेस्ट्रिक्शन ऑफ एंजाइम, यानी एंजाइम एक जगह जाके रुक जाता है, उसको बांध दिया जाता है। और सेल मोबिलिटी इन अ फिक्स मीडियम, ठीक है, कोई भी मीडियम का यूज़ करके, यानी एज अ कैरियर का यूज़ करके, वेयर इट अलाउ एक्सचेंजिंग विद अदर फेजेस। एंजाइम्स आर soluble in aqueous media and it is difficult to expensive to recover them from reactor influence at the end of catalytic processes। ठीक है, अब हम अगर एंजाइम इमोबिलाइजेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, उसके अगर एडवांटेजेस देखें तो क्या है कि इमोबिलाइज सेल्स या एंजाइम्स होते हैं तो वो क्या किए जा सकते हैं? रीयूज़ किए जा सकते हैं फॉर सेवरल प्रोसेसेस, क्योंकि उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। लेस चांस होते हैं कि वो डीनेचर हो जाएं, क्योंकि एंजाइम अपने में ही इतने स्ट्रांग होते हैं, उनको इजीली डीनेचर करना आसान होता नहीं है। द कॉस्ट ऑफ यूसेज विल बी लेस एंड वेस्टेज इज लीस्ट। यूसेज भी इसका
मतलब जो कॉस्ट है वो बहुत कम होती है। द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी हाई ड्यू टू हाई एंजाइम सब्सट्रेट रेशियो एंड लेस रिएक्शन टाइम। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्राइटेरिया क्या होता है टू सेलेक्ट द कैरियर और सपोर्ट। यानी कि अगर हमें एंजाइम को क्या कराना है, फिक्स कराना है किसी सॉल्यूशन में, उसका मूवमेंट नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हो आप कि कौन सा कैरियर या कौन सा सपोर्ट ही आपको यूज़ करना है। द बाइंडिंग कैपेसिटी, पोरोसिटी, फंक्शनल ग्रुप और हाइड्रोफोबिसिटी ऑफ सपोर्ट मटेरियल शुड बी कंपैटिबल फॉर द एंजाइम। यानी कि आप पहले एंजाइम का नेचर देखेंगे और उसी के कंपैटिबल आप ये देखेंगे कि उसकी पोरोसिटी क्या है, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी कैसी है, जो भी आप सपोर्ट मटेरियल को यूज़ करेंगे। स्टेबिलिटी एंड रिटेंशन ऑफ एंजाइम शुड बी हाई फॉर रिपीट यूसेज। जो इसकी स्टेबिलिटी है वो हाई होनी चाहिए, क्योंकि एंजाइम को अगर रीयूज़ करना पड़े तो हो पाए। इट शुड नॉट सप्रेस और इनएक्टिवेट एंजाइम। बेसिकली आपका जो एंजाइम है उसके साथ डीनेचर ना हो जाए, फिर फ़ायदा ही क्या होगा अगर हमने इस तरीके का कुछ यूज़ किया कैरियर जो हमारे एंजाइम को ही ख़राब कर दे, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो ऑलरेडी फिर हमारे लिए बेकार है। द सपोर्ट मटेरियल शुड नॉट रिएक्ट विद द रिएक्टेंट। यानी कि हमारा जो कैरियर है वो हमारे एंजाइम के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। द सपोर्ट मटेरियल शुड बी रिसाइक्लेबल एंड कंपैरेटिवली लीस्ट कॉस्ट। एक तो बहुत कम कॉस्ट का होना चाहिए, जिससे कि आपको यूज़ करने में ऐसा ना हो कि हम कैरियर यूज़ ही ना कर पाएँ, वो इतना कॉस्टली हो। तो ये सब चीज़ें भी देखनी होती है। अब हम पढ़ेंगे मैथड्स ऑफ इमोबिलाइजेशन कि किस किस मैथड से हम इमोबिलाइजेशन करा सकते हैं एंजाइम्स का। तो दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ एंजाइम एंड द नेचर ऑफ रिएक्शन, यानी कि नेचर ऑफ सबस्ट्रेट भी बोल सकते हैं हम बेसिकली इसको। ठीक है, अब बहुत सारे मैथड्स हैं जैसे कि कैरियर बाइंडिंग, क्रॉस लिंकिंग और एंट्रैपमेंट। कैरियर बाइंडिंग में आपके 3 आते हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है, वर्ड्स पे जाइएगा, एडजॉर्प्शन, ठीक है, आयोनिक और कोवेलेंट बाइंडिंग, क्रॉस लिंकिंग और एंट्रैपमेंट। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं। यानी ये मेथड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा टॉपिक कि मेथड्स ऑफ इमोबिलाइजेशन क्या होते हैं, कि कैरियर बाइंडिंग, क्रॉस लिंकिंग, एंट्रैपमेंट। और कैरियर बाइंडिंग में 3 होते हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन, आयनिक और कोवेलेंट बाइंडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैरियर बाइंडिंग और सरफेस इमोबिलाइजेशन की। जैसे कि आप देख सकते हो कि कैरियर बाइंडिंग को एक और नाम दिया गया है सरफेस इमोबिलाइजेशन। सरफेस इमोबिलाइजेशन क्यों दिया गया है, क्योंकि इसके अंदर क्या आता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन आता है। ठीक है, फिजिकल एडजॉर्प्शन का मतलब होता है कि ये एक एलिमेंट है और इसी के ऊपर आपका एंजाइम क्या हो जाए, एंट्रैप्ड हो जाए, ये इस तरीके से। ठीक है, पर ये क्या है, एब्जॉर्ब नहीं हुआ, ये इसके अंदर नहीं जाएगा। ये जो एंजाइम है ये इस लेयर के अंदर नहीं जाएगा। अगर अंदर जाता तो प्रोसेस हो जाती है आपकी एब्जॉर्प्शन, और ये सिर्फ आपकी लेयर के ऊपर एंजाइम एंट्रैप हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोला गया है, एडजॉर्प्शन। तो ये यहाँ से आपको दोनों के बीच का डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। इसीलिए कैरियर बाइंडिंग को क्या बोला जाता है, सरफेस इमोबिलाइजेशन, कि जो भी लेयर है उसके सरफेस पे ही आपका एंजाइम जो है इमोबिलाइज हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, यानी कि वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, द एंजाइम कैन बी फिक्स एक्सटर्नली ऑन द सरफेस ऑफ द सपोर्ट मटेरियल बाय मीन्स ऑफ केमिकल बॉन्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड सरफेस इमोबिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं डायग्राम की फॉर्म में, ये लेयर है आपकी, यहाँ पे ये सॉलिड सपोर्ट है, यानी कि जो सपोर्ट या फिर जो कैरियर यूज़ किया गया है एंजाइम को इमोबिलाइज एंट्रैप कराने के लिए, तो यहाँ पे उसकी सरफेस पे आपके एंजाइम्स क्या हो गए हैं, इमोबिलाइज हो गए हैं। ठीक है, द कैरियर बाइंडिंग मेथड इज द ओल्डेस्ट इमोबिलाइजेशन टेक्निक है ये। इन दिस मेथड द अमाउंट ऑफ एंजाइम बॉन्ड टू द कैरियर एंड द एक्टिविटी आफ्टर इमोबिलाइजेशन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द कैरियर। ठीक है, ये इस सपोर्ट और कैरियर के नेचर पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से आपका एंजाइम इमोबिलाइज होगा। ठीक है, द सिलेक्शन ऑफ कैरियर डिपेंड ऑन दी पार्टिकल साइज क्या है, उसका सरफेस एरिया कितना है, मॉलिक्यूलर रेशियो कितना है, केमिकल कंपोजिशन क्या है, ये की पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं कैरियर को चूज करते टाइम। ठीक है, नेक्स्ट इज सम जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड कैरियर्स होते हैं एंजाइम इमोबिलाइजेशन के लिए, वो होते हैं पॉलीसैकेराइड डेरिवेटिव जैसे कि सेलुलोज, डेक्स्ट्रिन, एगेरोज एंड पॉलीएक्रिलामाइड जेल, जिसको आप बोलते हैं पेज। ठीक है, पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी जो जेल यूज़ होता है वो पॉलीएक्रिलामाइड जेल होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारे जो थे फर्दर क्लासिफाइड थे 3 में, फिजिकल क्या था,
आपका कैरियर बाइंडिंग है ना, यही तो था। कैरियर बाइंडिंग फर्दर क्लासिफाइड था आपका 3 में, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, आयनिक बाइंडिंग और कोवेलेंट बाइंडिंग। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में समझ में आ गया कि कोई भी लेयर है उसके ऊपर जो एंजाइम एंट्रैप हो रहा है वो फिजिकली एड्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके क्या होता है, एड्जॉर्प्शन इज अटैचमेंट एंजाइम ओवर द सरफेस ऑफ द सपोर्ट मटेरियल, ठीक है, सरफेस के ऊपर, बाय मीन्स ऑफ वीक फिजिकल फोर्सेज लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और वैन डर वाल्स फोर्सेस, ठीक है। मिनरल सपोर्ट जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्ले, सेरेमिक्स एंड डायटोमिशियस अर्थ। ऑर्गेनिक सपोर्ट में आते हैं मॉडिफाइड सेफ्रोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, DEAE सेलुलोज एंड एक्टिव कार्बन। और आयन एक्सचेंज रेजिन्स में आता है एम्बरलाइट, ठीक है। ये एज ए सपोर्ट मटेरियल जो है यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अब बाकी ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है, जो मेन है वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयनिक बाइंडिंग की, ठीक है। आयनिक बाइंडिंग कैसे होता है, दिस मेथड रिलाइज ऑन द आयनिक बाइंडिंग ऑफ एंजाइम प्रोटीन टू वाटर इंसॉल्युबल कैरियर कंटेनिंग आयन एक्सचेंज रेसिड्यूज, ठीक है। उसके पास क्या होना चाहिए, आयन एक्सचेंज रेसिड्यूज होने चाहिए। इस कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा कि एंजाइम जो है ऊपर ही, सरफेस के ऊपर ही बाइंड अप हो, ठीक है। आयंस की फॉर्म में बाइंडिंग होगी तो वो आएगा आपका आयनिक बाइंडिंग में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कोवेलेंट बाइंडिंग की बात करें तो एंजाइम विल बी बाउंड विद द सरफेस ऑफ वाटर सपोर्ट मटेरियल बाय कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। एंजाइम मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द बॉन्ड विद सपोर्ट मटेरियल थ्रू सर्टेन फंक्शनल ग्रुप जैसे कि एमिनो ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, सल्फाइड्रिल ग्रुप, इमिडाजोल ग्रुप, फिनोलिक ग्रुप, थायल ग्रुप, थ्रियोनिन ग्रुप एंड इंडोल ग्रुप, ठीक है। The condition for immobilization by covalent binding are much more complicated and less mild than in the case of physical adsorption anyway. थोड़ी कोवेलेंट बाइंडिंग की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो थोड़ी सी ट्रिकियर होती है, क्योंकि कोवेलेंटली वो बाइंड होता है सरफेस पर ही, ठीक है। कोवेलेंटली मतलब बिल्कुल एंट्रैप्ड हो जाएगा और इस तरीके से आपकी बाइंडिंग होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं कोवेलेंट बाइंडिंग। नेक्स्ट हम चलते हैं क्रॉस लिंकिंग, ठीक है। क्रॉस लिंकिंग इमोबिलाइजेशन में क्या होता है, मैं एक सेकंड थोड़ा जूम इन जूम आउट करने दें मुझे। हाँ, इमोबिलाइजेशन हो रहा है यानी लॉकिंग हो रही है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, हमने सपोर्ट दिया, कैरियर दिया एंजाइम्स को, तो एंजाइम्स क्या होते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट बन के खुद ही लिंकेज फॉर्म कर लेते हैं। ये एंजाइम है, ये एंजाइम है, इनके बीच में लिंकेज फॉर्मेशन हो जाता है। ये क्या है, लिंकेज का फॉर्मेशन है। ये क्या करते हैं, एंजाइम एक दूसरे को ही बाइंड अप कर लेते हैं जिससे कि किसी भी एंजाइम का मूवमेंट ना हो पाए, ठीक है। तो वो आता है क्रॉस लिंकिंग इमोबिलाइजेशन में, ठीक है, यानी कि इंटरमोलिकुलर क्रॉस लिंकिंग, आपस में ही एंजाइम्स क्रॉस लिंक्ड हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंट्रैपमेंट इमोबिलाइजेशन की। तो एंट्रैपमेंट में क्या होता है, देखो एंट्रैपमेंट यानी किसी भी चीज़ को ट्रैप कर लेना, बांध देना एक चीज़ के अंदर रख के, ठीक है। तो एंट्रैपमेंट में क्या होता है, ये हमने पूरा एक सपोर्ट मटेरियल डाला हुआ है कैरियर, तो कैरियर के बीच में आपके क्या है, एंजाइम्स इमोबिलाइज हो गए। अब यहाँ से एंजाइम जो है बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। तो एंट्रैपमेंट मेथड बेस्ड ऑन द लोकलाइजेशन ऑफ एन एंजाइम विद इन द लैटिस ऑफ अ पॉलीमर मैट्रिक्स, यानी कि बंद हो जाना, ठीक है, किसी भी मेम्ब्रेन के अंदर, इन सच अ वे टू डिटेन प्रोटीन बाय अलोइंग पेनिट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ये आप देख सकते हैं कि ये आपका ये एंट्रैपमेंट है कि ड्रॉपलेट्स है उसके अंदर क्या हो गए, एंजाइम्स जो है एंट्रैप हो गए, बंद हो गए हैं। तो इस तरीके से होता है एंट्रैपमेंट ऑफ इमोबिलाइजेशन, ठीक है। अब बेसिकली आपके दो टाइप में क्लासीफाइड है, लैटिस टाइप और माइक्रो कैप्सूल टाइप एंट्रैपमेंट। एंट्रैपमेंट भी दो तरीके के हैं, क्यों, लैटिस टाइप में क्या होता है, जो एंजाइम यूज़ होते हैं वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस के टाइप के होते हैं, जैसे कुछ सिंथेटिक पॉलीमर्स, नेचुरल पॉलीमर्स, सिंथेटिक लाइक पेज, पॉलीविनाइल अल्कोहल, नेचुरल पॉलीमर्स जैसे कि स्टार्च, ठीक है। अब माइक्रो कैप्सूल टाइप एंट्रैपमेंट में इन्वॉल्व एनक्लोजिंग द एंजाइम विद सेमी परमेबल पॉलीमर मेम्ब्रेन यूज़ की जाती है, ठीक है। द प्रिपरेशन ऑफ एंजाइम माइक्रो कैप्सूल रिक्वायर एक्सट्रीमली वेल कंट्रोल्ड कंडीशंस, ठीक है। अब माइक्रो कैप्सुलेशन जो है एंजाइम का वो भी क्लासिफाइड है फर्दर इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन मेथड में, लिक्विड ड्राइंग में, फेज सेपरेशन में, जिसमें फर्दर आता है पार्टिकल, मेम्ब्रेन, ट्यूब और फिल्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं
ये बेसिकली मोबिलाइजेशन ऑफ सेल है कि सेल्स को कैसे मोबिलाइज कराया जाए। ये आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में है कि एंजाइम्स को कैसे मोबिलाइज कराया जाए, वो अभी आप पढ़ चुके हैं। सेल्स आपके सिलेबस में है नहीं, तो नॉट एट दैट मच नेसेसरी। सीधे आप एप्लीकेशंस पे आइए। एप्लीकेशंस में आपका आता है it is an enzyme reactor. The highest specific enzyme activity is desirable. It is considered advantageous if the support aids in separation. जैसे कि एंटीबायोटिक्स वगैरह के लिए मोबिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी अदर चीज़ों के लिए भी, और मॉलिकुलर सीव के लिए भी सपोर्ट के लिए आपका मोबिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखा जाए इंडस्ट्रियल रिएक्टर के केस में भी आपका जैसे कि नॉन बायोडिग्रेडेबल जो चीज़ें हैं उसमें आपका इमोबिलाइजेशन एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी एप्लीकेशंस थी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। If you have any query, you can comment me on in a comment section box. Thank you.